दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक शिक्षा विभाग के मिशन नवोदय में। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत हम लोग आज फिर देखेंगे कि अपठित गद्यांशों को कैसे पूरी शुद्धता के साथ में हल करें। तो आइए देखते हैं कुछ नए अपठित गद्यांशों को। दिया है कि ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता जियूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थीं, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेल कूद की ही प्रतियोगिताएं नहीं होती थीं, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते थे तथा साथ ही दौड़ें भी होती थीं। यूनानवासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जियूस के प्रति सम्मान था। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ने, कुश्ती लड़ने और घुड़सवारी करते थे और रथ को भी दौड़ाते थे। खेल ओलंपिक की शपथ से प्रारंभ होते थे और पुरस्कार तथा दावत के साथ समाप्त होते थे। तो इस गद्यांश में देखिए ओलंपिक खेलों के बारे में दे रखा है, उसके इतिहास के बारे में दे रखा है कि ओलंपिक खेल क्यों खेले जाते थे, कितने दिन तक होते थे और कौन कौन सी स्पर्धाएं उसमें होती थी। तो इस गद्यांश के बाद में कुछ प्रश्न भी हमको दिए होंगे। साधारणतः 5 प्रश्न हमको दिए जाते हैं और उन प्रश्नों का सही उत्तर हमें इस अपठित गद्यांश में से ही चुन करके ढूंढ करके लिखना होता है। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुए थे। तो देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इन अपठित गद्यांशों को हल करने का। देखिए जब कभी भी कोई सन हमको दिया होता है, ईसा पूर्व हो या ईसवी में दिया हो, तो कहीं ना कहीं पे वो सन या ईस्वी की बात हमसे किसी ना किसी प्रश्न के उत्तर रूप में की जाती है। कहीं ना कहीं वो सन जो होता है किसी ना किसी प्रश्न के उत्तर में जरूर आता है। तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरीके से दिया है कि ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुए थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। तो ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुए थे। तो यहाँ पे अगर इनके आयोजन की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमको पहली लाइन में दे रखा है ईसा पूर्व 776 ईसा पूर्व की बात हो रही है इसमें कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे, जिसे महान देवता जियूस के सम्मान में बहुत सारे खिलाड़ी एकत्रित होते थे और ओलंपिक खेल खेले जाते थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सीधा सा दिया है कि 776 ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 776 ईसा पूर्व हमको विकल्प सी के अंतर्गत दिया है। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि हमने जैसे ही गद्यांश को पढ़ना शुरू किया वहीं पे हमें इसका उत्तर मिल गया है। ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित किए गए थे? ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे। तो 776 ईसा पूर्व हमारा आ रहा है, तो यही हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते थे? ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते थे? फिर हम देखेंगे, फिर एक बार पढ़ना शुरू करेंगे इस गद्यांश को और अपने प्रश्न का उत्तर हम ढूंढेंगे इसी अपठित गद्यांश से कि ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता जियूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाता है। तो ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते थे? तो यहाँ पे बात हो रही है कि एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं करी जाती थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओलंपिया जो हमारा शहर है, यहीं पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते थे? ओलंपिक ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। तो वही हमारा होगा इसका उत्तर कि ओलंपिया शहर में हमारी ओलंपिक की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। अगले प्रश्न पे आते हैं कि खेलों से मेल होता है मन और शरीर का, शरीर और आत्मा का
आत्मा और ईश्वर का कि ईश्वर और मन का। तो देखिए अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमको इस प्रश्न का उत्तर देखना है कि गद्यांश में कहाँ पर दिया है और किन पंक्तियों के माध्यम से हमको इनका उत्तर प्राप्त होगा। सीधे सीधे जो लाइंस दी होंगी वही देखेंगे, वही उत्तर अपने हम OMR पंचिका में उसको दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर खेलों से मेल होता है, फिर से पढ़ते हैं। महान देवता ज्यूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेल कूद की प्रतियोगिताएं ही नहीं होती थी, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ भी होते थे तथा साथ ही साथ में दौड़े भी। यूनानवासी ये खेल मन और शरीर के मेल थे। यूनान वासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे। देखिए यहाँ पे हमें दिखा है कि मन और शरीर के मेल थे, सीधे सीधे हमको यहाँ पे मिल रहा है कि मन और शरीर के ये जो खेल होते थे उनका मेल थे। तो देखेंगे कि खेलों से मेल होता था मन और शरीर का। तो यहाँ पे विकल्प ए हमको दे रखा है कि मन और जो शरीर का मेल था वही इन ओलंपिक खेलों के माध्यम से होता था। तो इसका उत्तर हमें विकल्प ए के रूप में मिलेगा, खेलों से मेल होता था मन और शरीर का। और यहाँ पर भी हमको मन और शरीर का मेल दिखा रहा है कि ओलंपिक खेलों में होता था, इसलिए इसका उत्तर हमें मिल जाएगा विकल्प ए में। आगे देखते हैं कि जियूस था, एक महान राजा था, एक ओलंपिक खिलाड़ी था, कि एक यूनानी देवता था, कि एक महान पहलवान था। जियूस कौन था? फिर से देखते हैं, गद्यांश को पढ़ेंगे। ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे महान देवता जियूस के सम्मान में। देखिए यहीं पे हमें इसका उत्तर मिल जाएगा, लग रहा है कि महान देवता जियूस के सम्मान में। किसकी बात हो रही? कि महान देवता जियूस की बात हो रही है। तो जियूस था, एक महान राजा था, एक ओलंपिक खिलाड़ी था, एक यूनानी देवता था, एक महान पहलवान था। तो देवता की बात हमारी हो रही है विकल्प सी में कि एक यूनानी देवता था, और इसी को अपने उत्तर के रूप में अंकित कर देंगे अपनी OMR पंचिका पर कि जियूस कौन था? एक यूनानी देवता था, एक महान देवता था यूनान का, जो जियूस के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, यूनानियों के लिए ओलंपिक में जीतने का प्रयास करने का अर्थ था कि खेलों में जब जीतने का प्रयास किया जाता था इसका क्या अर्थ होता है, इस गद्यांश के संदर्भ में क्या उसका अर्थ होगा। देखते हैं कि जीतने का प्रयास करने का क्या अर्थ होगा। ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता जियूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेल कूद की प्रतियोगिताएं ही नहीं होती थी, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते थे तथा साथ ही दौड़े भी होती थी। यूनानवासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे, और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जियूस के प्रति सम्मान था। देखिए यहीं पे उत्तर मिल जाएगा। और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जियूस के प्रति सम्मान था, कि जीतने का प्रयास का था जियूस के प्रति सम्मान था। तो यहाँ पे यूनानियों के लिए ओलंपिक में जीतने का प्रयास करने का अर्थ है जियूस का सम्मान, खिलाड़ियों को पुरस्कार, की ईश्वर का उपहार, की ओलंपिया का रिवाज। तो यहाँ पे हम देख लें कि जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जियूस के प्रति सम्मान था, जियूस के प्रति सम्मान था, यही हमको इसका उत्तर मिलेगा, और अभीष्ट उत्तर विकल्प ए के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो देखिए ये 5 प्रश्न हमको दिए थे। हमने देखा कि एक बार गद्यांश को पढ़ा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ा। जितनी बार हम पढ़ते जाते हैं उतनी ही हमारी समझ इस गद्यांश को लेकर के बनती जाती है, और जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर एज इट इज हमको इस गद्यांश में मिल जाते हैं। बहुत कठिन नहीं है, पढ़ते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम सारे के सारे प्रश्नों को सही हल कर पाएंगे। देखते हैं दूसरे गद्यांश को। दूसरा गद्यांश हमको दिया हुआ है, इसको भी पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों पर जाएंगे, फिर इसके प्रश्नों को कैसे हमको शुद्धता के साथ में हल करना है वो भी देखेंगे। जल ही जीवन है, यह प्रकृति की सबसे मूल्यवान देन है, जिसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। जागरूक होने से हमें बर्बादी रोकने में सहायता मिलेगी। कुछ सीधी सी चीजें हैं जिन्हें हम सब आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी कारें धोने के लिए, घरों को धोने के लिए या लॉन की सिंचाई करने के लिए पीने वाले पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दांत साफ करते समय, दाढ़ी बनाते समय या अपना चेहरा
धोते समय नल को बहते हुए नहीं देना चाहिए। बहते पानी में सब्जियां भी नहीं धोनी चाहिए। एक बर्तन में रखे पानी से धोना ठीक रहेगा। किसे? सब्जियों को। 2 सरल सावधानियां हैं। जब इस्तेमाल ना हो रहे हों तो नलों को बंद रखें और उन्हें लीक ना करने दें। ये छोटे से कदम हैं, पर जब एक एक बूंद मूल्यवान हो तो इन कदमों से बड़ा अंतर पड़ सकता है। देखिए, जल के बारे में बात हो रही कि जल का संरक्षण हमें कैसे करना है, जल की बर्बादी को हमें कैसे रोकना है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के इस गद्यांश में हमें बताया गया कि कैसे हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं, कैसे छोटे छोटे कदमों के माध्यम से जल बर्बाद ना हो, उसको हम भविष्य के लिए भी सुरक्षित रख पाए, इसके बारे में गद्यांश में हमसे बताया गया है। देखते हैं इनके प्रश्नों को कि अनुच्छेद का मुख्य विचार क्या है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी गद्यांशों से अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि गद्यांश जो हमको दिया है उसमें हमसे पूछा जाएगा कि उसकी थीम क्या है, कि पूरे उस गद्यांश का विचार क्या है। ये उत्तर के रूप में हमसे अपेक्षित होता है। तो अनुच्छेद का मुख्य विचार है कारों को कैसे साफ करें, कि पानी को कैसे बचाएं, कि दांतों को साफ कैसे करें, कि सब्जियों को कैसे धोएं। तो देखिए, इस गद्यांश में हमको कारों को कैसे साफ रखें, दांतों को कैसे साफ रखें, सब्जियों को कैसे धोएं, इनके बारे में बताया गया है। लेकिन सब ऐसा जब हम करेंगे, कैसे अपने दांतों को साफ करेंगे, कैसे सब्जियों को धोएंगे, कैसे कारों को धोएंगे, कैसे लॉन की सफाई करें हम, तो इन सब चीज़ों को अगर हम सही तरीके से करेंगे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि पानी को कैसे बचाएं। जो मेन संदेश हमको इस गद्यांश में दिया है वो यह है कि पानी की बचत हमको कैसे करनी है। तो जब हम इस गद्यांश को पढ़ लेंगे और सोचेंगे इसके बारे में कि ये किसकी ओर इंगित करता है, सीधे सीधे इंगित करता है कि जल को हमें कैसे संरक्षित करना है, कि जल को कैसे बचाना है, तो विकल्प हमें मिल जाएगा कि अनुच्छेद का मुख्य विचार क्या है। अनुच्छेद का मुख्य विचार ये है कि पानी को कैसे बचाया जाए इन सब तरीकों के द्वारा। तो इसका विकल्प बी जो होगा वही अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। इसको अपने अभिष्ट उत्तर के तौर पर हम विकल्प बी को दर्ज कर देंगे कि हम पानी को कैसे बचाएं। इसके बारे में हमें इस गद्यांश में चर्चा हो रही है, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं कि पानी का जल का संरक्षण हमें कैसे करना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हम पानी की बचत कर सकते हैं कैसे? पानी की बचत कैसे कर सकते हैं? पहला उदाहरण ऑप्शन दिया है कम पानी पीने से, पकाने से पहले सब्जियां नहीं धोने से, जब नल इस्तेमाल ना हो तो उसे बंद रखने से, सप्ताह में एक बार सफाई करने से। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, अनुच्छेद को पढ़ना है और देखना कि इसका उत्तर हमें किन पंक्तियों में किस तरीके से दिया है, वही उत्तर के रूप में हम लिख देंगे। कि पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, फिर से देखते हैं। जल ही जीवन है, यह प्रकृति की बड़ी मूल्यवान देन है जिसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। जागरूक होने से हमें बर्बादी रोकने में सहायता मिलेगी। कुछ सीधी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम सब आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी कारें धोने के लिए, घरों को धोने के लिए या लान की सिंचाई करने के लिए पीने वाले पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दांत साफ करते समय, दाढ़ी बनाते समय या अपना चेहरा धोते समय नल को बहते हुए नहीं रहने देना चाहिए। बहते पानी में सब्जियां भी नहीं धोनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि नल को बहते हुए नहीं रहने देना चाहिए। कब? दांत की सफाई करते समय, दाढ़ी बनाते समय या अपना चेहरे को धोते समय हमें नल को बहते हुए नहीं रहने देना चाहिए। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब जल का इस्तेमाल ना हो, नल का इस्तेमाल ना हो रहा तो उसको हमें बंद कर देना चाहिए। और हम पानी की बचत कैसे कर सकते हैं? कम पानी पीने से, पकाने से पहले सब्जियों को नहीं धोने से, जब नल का इस्तेमाल ना हो तो हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो नल को बहते हुए हमको नहीं छोड़ना है। तो इसका विकल्प हमें सी मिल जाएगा। यही इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा कि जब नल इस्तेमाल ना हो रहे हो तो उन्हें बंद करके रखना चाहिए। इस तरीके से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, जल का बचत कर सकते हैं। आगे देखते हैं मूल्यवान शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, पहली पंक्ति में हमें मूल्यवान शब्द आया था, तो इसका अर्थ क्या होगा कि मूल्यवान शब्द का अर्थ है अच्छा, महंगा, मजबूत की कीमती। अच्छा, महंगा, मजबूत, कीमती। तो यहाँ देखिए जल ही जीवन है, या प्रकृति की सबसे मूल्यवान देन है, यहाँ पे दिया है। तो मूल्यवान शब्द का क्या अर्थ होगा? अच्छा, महंगा, मजबूत की कीमती। तो देखिए वास्तव में बहुत ही कीमती चीज है जल, जिसका हमें संरक्षण करना है और उसको हमें बचाना है। तो मूल्यवान शब्द का अर्थ हो जाएगा कीमती, और कीमती को अगर हम यहाँ पे रख के भी देखें, यह प्रकृति की सबसे कीमती देन है। अब इसलिए इसका उत्तर हमें यही मिलेगा कि मूल्यवान का अर्थ हो जाएगा कीमती। आगे देख लेते हैं। हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए।
हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए। क्यों? फिर से पढ़ के देखते हैं कि जल ही जीवन है, यह प्रकृति की सबसे बड़ी मूल्यवान देन है जिसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। जागरूक होने से हमें बर्बादी रोकने में सहायता मिलेगी। कुछ सीधी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम सब आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी कारें धोने के लिए, घरों को धोने के लिए या लान की सिंचाई करने के लिए पीने वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दांत साफ करते समय, दाढ़ी बनाते समय या अपना चेहरा धोते समय नल को बहते हुए नहीं रहने देना चाहिए। बहते पानी में सब्जियां भी नहीं धोनी चाहिए। केवल एक बर्तन में रखे से पानी से इन्हें धोना चाहिए। बहते पानी से सब्जियां भी नहीं धोनी चाहिए। एक बर्तन में रखे पानी से धोना ठीक रहेगा। हम आते हैं प्रश्न के ऊपर कि हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए, कार धोने के लिए, सब्जियां धोने के लिए, लान की सफाई के लिए, घरों की सफाई के लिए। तो यहाँ देखिए, बहते पानी से सब्जियां भी नहीं धोनी चाहिए। एक बर्तन में रखे पानी से उनको धोना ठीक रहेगा, क्योंकि बहते पानी से अगर हम सब्जियों को धोएंगे तो ज़्यादा पानी हमारी बर्बाद हो जाएगा। एक बर्तन में पानी रख के अगर हम सब्जियों को धोएंगे तो कम पानी में अपनी सब्जियों को बेहतर तरीके से धो पाएंगे। तो सब्जियां धोने के लिए ये हमारा अभीष्ट उत्तर रहेगा। विकल्प बी को हम उत्तर पंजिका में हम दर्ज कर देंगे। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि जैसी छोटी बात से भी पानी की बर्बादी हो सकती है। जैसी छोटी बात से भी पानी की बर्बादी हो सकती है। कौन सी छोटी बात की बात हो रही है? कि सब्जी धोने से, कार धोने से, कि नल लीक होने से, कि लान की सिंचाई करने से। तो इनमें यहाँ पे जो ब्लैंक हमको दिख रहा है कि वहाँ पे ए बी सी डी में से कौन सा अभीष्ट उत्तर हमको लिखना है, कौन सा इसका उत्तर होगा, ए बी सी या डी विकल्प में से, ये हमें बताना है। कि जैसी छोटी बात, कौन सी इनमें से छोटी बात है कि उससे भी पानी की बर्बादी हो सकती है। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसका उत्तर देना। एक बार और पढ़ लेते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हम तब आसानी से दे पाएंगे। जल ही जीवन है, यह प्रकृति की बड़ी मूल्यवान देन है जिसका उपयोग हमें समझदारी से करना चाहिए। जागरूक होने से हमें बर्बादी रोकने में सहायता मिलेगी। कुछ सीधी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम सब आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी कारें धोने के लिए, घरों को धोने के लिए या लान की सिंचाई करने के लिए पीने के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दांत साफ करते समय, दाढ़ी बनाते समय या अपना चेहरा साफ करते समय नल को बहते हुए नहीं रहने देना चाहिए। बहते पानी में सब्जियां भी नहीं धोनी चाहिए। एक बर्तन में रखे पानी से धोना ठीक रहेगा। दो सरल सावधानियां हैं, देखिए आते हैं यहाँ पे कि दो सरल सावधानियां हैं। जब इस्तेमाल ना हो रहे हों तो नलों को बंद रखें और उन्हें लीक ना करने दें। ये छोटे से कदम हैं, पर एक एक बूंद जब मूल्यवान हो हमारे लिए तो इन कदमों से भी हम बड़ा अंतर ला सकते हैं, जल की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसी छोटी बात से भी पानी की बर्बादी हो सकती है, सब्जियां धोने से, कार धोने से, नल लीक होने से, कि लान की सिंचाई करने। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब नल का इस्तेमाल हो तो उसे बंद कर दें, पहली बात है। और दूसरी बात है कि उनको लीक ना होने दो। कभी कभी लगता है कि नल लीक है, एक एक बूंद टपक रहा है, लेकिन कई घंटों में बाल्टी और टब भर के पानी हमारा बर्बाद हो जाता है, जो व्यर्थ है, जो जल का अपव्यय है। तो हमें क्या करना है? लीक नहीं होने देना है। पानी की बर्बादी हम कौन कौन सी छोटी बातों को ध्यान में रखें जो रुक जाएगी? तो नल लीक अगर है तो उसको तुरंत ठीक कराना है। और नल लीक होने जैसी छोटी बातों में भी पानी की बर्बादी हो सकती है कि हमें लगता है कि कोई बर्बादी नहीं हो रही, लेकिन अगर नल लीक है तभी बूंद बूंद करके कई ड्रम पानी हमारा बेकार हो सकता है। तो ये हमारा 10वां प्रश्न था और हम लोगों ने देखा कि ये दो हमारे जो अपठित गद्यांश थे, इनमें हमारे 10 प्रश्न जो पूछे गए बहुत ही आसान है। और हम लोग जो निरंतर अभ्यास करते आ रहे हैं इन प्रश्नों को, और जो तरीका हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि कैसे इन प्रश्नों का सटीक सही उत्तर दें, तो हम लोग समझ रहे हैं। तो हमको करना यही है कि हमको निरंतर अभ्यास करना है, इन गद्यांशों को सही समझ के साथ पढ़ना है और उनके उत्तर को इन्हीं अपठित गद्यांशों से ही ढूंढना है। और कभी कभी अगर इनका शीर्षक पूछा गया है या किसी शब्द का समानार्थी या विलोम पूछा गया है तो भी हमको उन्हीं गद्यांश का रेफरेंस लेकर के ही उनका उत्तर लिखना है। अगर हम लोग निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, इन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित तौर पे जो भी हमारे 4 गद्यांश आते हैं और 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम 100% सही हल कर पाएंगे और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अपने स्थान को सुरक्षित कर पाएंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।